जोहार। दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। हमारी पूरी टीम की तरफ से हमारे दर्शकों को सबसे पहले महिला समानता दिवस की शुभकामनाएं। हमारे देश में अगर हम संविधान की बात करें तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 में हर सिटीजन को दिया गया है समान हक, फिर चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। लेकिन अगर हम अपने समाज पर नज़र डालते हैं तो आज भी समानता का ये जो गैप है वो हमें बखूबी नज़र आता है। अगर इस दिन की हम बात करें, इसकी शुरुआत यूएस में हुई थी जब वर्ष 1920 में यूएसए में 19th अमेंडमेंट पास हुआ था और वहाँ की महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिले थे। लेकिन हमारे देश में कभी ये समस्या नहीं रही, महिलाओं को हमेशा से वोटिंग का अधिकार रहा। लेकिन कई ऐसी समस्याएं हैं जिस कारण आज भी यहाँ पर इक्वालिटी एक ऐसी समस्या है जिससे कि महिला स्ट्रगल कर रही हैं। अगर हम एसडीजी गोल्स की बात करें तो उसमें 2030 तक जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने की बात कही गई थी। लेकिन हाल ही में जेंडर इंडेक्स में एक डेटा निकाला गया जिसमें कहा गया है कि जिस तरीके से फ़िलहाल इस पाथ पर हम काम कर रहे हैं, 2030 तक इस गोल को अचीव कर पाना नामुमकिन है। और अगर हम इकोनॉमिक फोरम्स की भी कुछ डेटास को देखें तो उसमें भी कहा जाता है कि इक्वल पे, उसके साथ साथ पॉलिटिक्स में जो वुमेन की रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर इक्वालिटी पहुँचते पहुँचते 130 से 140 वर्ष लग सकते हैं। इस दिन को मनाने का एक वजह यह भी है कि ये जो इक्वालिटी की हम बात करते हैं उसमें कहाँ कुछ समस्या आ रही है उसको समझा जा सके, हम इस स्ट्रगल में कितना आगे आ चुके हैं उसको भी हम समझ पाएँ। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 3 बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी डॉक्टर स्मिता गुप्ता को, जो कि फ्रीलांस कंसल्टेंट है, लेकिन पिछले 30 से 35 वर्षों से ये झारखंड में रहकर यहाँ के जो बच्चे हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स हैं और जो महिलाएं हैं उनके साथ काम कर रही हैं। हमारी जो आज की दूसरी गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर तन्वी झा। तन्वी चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट की स्टेट प्रोग्राम मैनेजर है। यहाँ पर गर्ल एजुकेशन को लेकर उन्होंने काफ़ी काम किया है, महिलाओं के साथ झारखंड में इन्होंने काफ़ी काम किया है। और जो हमारी तीसरी गेस्ट है वो है फलक फातिमा, जिन्हें पिछले वर्ष हमारे प्रेसिडेंट द्वारा एनएसएस प्रेसिडेंट अवार्डी से सम्मानित किया गया है। ये जो अवार्ड है इन्हें समाज में जो इनके कार्य है उसे देखकर, फिर चाहे वो शिक्षा या स्वास्थ्य को हो, उसे देखते हुए ये पुरस्कार दिया गया है। आज महिला समानता दिवस पर इन्हीं तीनों के साथ हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं स्मिता जी आपसे शुरू करना चाहूँगी। हम इस बार का जो थीम है वो है एम्ब्रेस इक्विटी, है ना। तो हमेशा एक हम समझने में थोड़ी फ़र्क हम समझ नहीं पाते हैं कि इक्वालिटी और इक्विटी में आखिर बेसिक डिफरेंस क्या है। तो हम सबसे पहले तो चाहेंगे जो थीम है और जो डिफरेंस है उसको समझाकर आप इस चर्चा की शुरुआत करें। देखिए, इक्वालिटी जो है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है, जिसमें हम बोलते हैं कि सभी महिला हो, पुरुष हो, लड़के हैं, लड़कियां हो, उनको बराबरी का हक है। लेकिन इक्वालिटी को या समानता को अगर हमें लेना है, प्राप्त करना है, तो उसके लिए इक्विटी होना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है ना। बिना इक्विटी के हम इक्वालिटी इंश्योर नहीं कर सकते हैं। अब रही कि इक्वालिटी जो है वो हमारा फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है। इक्विटी क्या है? इक्विटी है कि जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी मीन्स कि सेम अपॉर्चुनिटीज़, है ना। सेम अपॉर्चुनिटीज़, सेम फैसिलिटीज़, सारी चीज़ें दोनों के लिए बराबरी का हो। लेकिन वास्तव में देखा जाता है कि जब हम बराबरी की बात करते हैं तो कुछ लोग जो है उस पे आ जाते हैं उस बराबरी को लेने के लिए, और कुछ जो हाशिए पे ही चले जाते हैं। तो उन हाशिए वाले लोगों को बराबरी तक कैसे लाए, उनके लिए क्या व्यवस्था की जाए, चाहे वो पॉलिसी लेवल पे हो या प्रोजेक्ट लेवल पे हो, वो जो व्यवस्था की जाती है ताकि वो बराबरी के लेवल पे आ जाए, उसे ही हम इक्विटी कहते हैं। ठीक है। बिल्कुल। तो जैसा आपने कहा कि वो उस जगह तक इक्वालिटी तक पहुंचने के लिए वो जो रास्ता है उसे भी हम किस तरीके से तय कर रहे हैं वो भी काफ़ी ज़रूरी और हो जाता है। उसमें इक्विटी ही इंश्योर करती है इक्वालिटी को। जी बिल्कुल बिल्कुल। तन्वी जी, मैं अब आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि हम बात कर रहे थे जेंडर इक्वालिटी की, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इसके बारे में चर्चा करें, अभी फ़िलहाल कुछ वर्षों से इक्वालिटी को लेकर चर्चा बहुत ज़्यादा होने लगी है, इतनी ज़्यादा कि कभी कभी ये नेगेटिव पॉइंट्स पे भी चली जाती हैं। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अभी हमारे देश में समानता को लेकर क्या कुछ रूपरेखा देखने को मिल रही है उस पर थोड़ा रोशनी डालें। मैं पिछले 20 सालों से काम कर रही हूँ इस सेक्टर में, और मैंने देखा है कि पिछले कुछ 5-6 सालों में काफ़ी बदलाव आए हैं। कई वर्कशॉप्स में, कई सेमिनार्स में, कई मीटिंग्स में चर्चाएं होती हैं
जहाँ पर केवल महिलाएं नहीं, थर्ड जेंडर को भी इंक्लूड किया जा रहा है। और जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आई 2020 में, वहाँ पर काफ़ी बात है कि एक तो गर्ल एजुकेशन को लेके और दूसरा इवन ट्रांसजेंडर्स को कैसे इंक्लूड किया जाए। और एक मोमेंटम क्रिएट हुआ है कुछ सालों में। जैसे अभी रिसेंटली जो एक्ट है, जो आईपीसी का सेक्शन 377 है, उसको रिवोक किया गया था। होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनल एक्ट पहले माना जाता था, अब नहीं उसको माना जाता है आफ्टर दिस। तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम क्रिएट हुआ है। लेकिन जैसा आपने बोला शुरू में कि जेंडर इंडेक्स में अभी भी हम काफ़ी लो हैं और बहुत चीज़ों को अभी करने की ज़रूरत है हमारे देश में इसको लेके। बिल्कुल। जैसे सब हम कहते हैं कि हमारा जो देश, अब तो खैर यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, तो यूथ का पर्सपेक्टिव ऐड करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। फलक, मैं आपके पास आना चाहूँगी। अगर हम कहते हैं ना कि जो इक्वालिटी है कि लॉ में तो आपको मिला हुआ है ना, आर्टिकल 14 आपके पास है, लेकिन जो समस्या है वो जब हम सोसाइटी पे नज़र डालते हैं तो वहाँ पर हमें नज़र आती है। और ख़ासकर यहाँ पर हाउस होल्ड्स में भी किस तरीके से हम बच्चों को रेस कर रहे हैं, या फिर बच्चे जो अपने सफ़र में क्या कुछ फेस कर रहे हैं, वो उनके दिमाग में फिर एक धारणा बनाती है इस चीज़ को लेकर, जेंडर इक्वालिटी को लेकर। आपने अपनी ग्रोथ के दौरान, अगर मैं बात करूँ, इतने साल आप सोशल वर्क में भी जुड़ी रही हैं, बच्चों के साथ आप काम भी कर रही हैं, इनइक्वालिटी को लेके आपने क्या कुछ नोटिस किया है, क्या एक्सपीरियंस किया है? जी, थैंक यू। जैसा कि मैंने देखा है कि सोसाइटी में अगर मैं इनइक्वालिटी को लेकर के बात करूं, महिलाओं में, बच्चों में और लड़कों और लड़कियों में बहुत मैंने डिफरेंसेस देखा है, क्योंकि मेरा खुद का भी अपना भाई नहीं है। तो एक रहता है समाज में कि महिलाएं जो लड़कियां हैं उनको उतना ज़्यादा प्रोवोक नहीं किया जाता पेरेंट्स के द्वारा या सोसाइटी के द्वारा। जैसा मुझे याद है कि 2017 के टाइम में कि मुझे कुछ इवेंट्स में या मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे थे, तो क्या हो रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही थी, आगे बढ़ रही थी समाज सेवा के क्षेत्र में, मुझे इतना बड़ा अवार्ड सम्मानित किया गया। तो इसमें मैंने ये देखा कि महिलाओं को, बच्ची को, लड़कियों को हमेशा पेरेंट्स का सपोर्ट, सोसाइटी का सपोर्ट वैसा नहीं मिलता है जैसा मिलना चाहिए। बेसिकली इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी थिंकिंग ऐसी, उनकी थॉट ऐसी है कि लड़कियां नहीं कर सकती, लड़की कर सकते हैं। बट मैंने अपने केस में मेरे पेरेंट्स ने देखा, मेरे सोसाइटी ने देखा, इसका मैंने एक ऑपोजिट रिजल्ट दिया है। ये मैंने दिखाया है, जैसे कि मैं विलेज में भी जाती हूँ, लड़कियों और लड़कों दोनों को पढ़ाती हूँ, तो जितने लड़कियाँ आती हैं उनसे ज़्यादा लड़कियाँ आती है। पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरी बेटी भी पढ़े, क्योंकि आपने अभी रिजल्ट भी देखा होगा 10th के 12th के, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि लड़कियाँ आजकल बढ़ चढ़ करके बहुत हिस्सा ले रही। बट मैं इस जगह पर एक बात करना चाहती हूँ, सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर के। कहीं ना कहीं एक कानून, एक व्यवस्था को एक मजबूती के तौर पर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि मैं देखती हूँ झारखंड में भी आए दिन कई तरह की घटना घट रही हैं। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी को मजबूत करके इस चीज़ में यूथ को मतलब आगे लाया जा सकता है, लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं और एक मुकाम तक पहुंच सकती हैं, क्योंकि हमारे पास अनेक उदाहरण हैं, लड़कियां बहुत बेहतर कर रही हैं। बस एक सेफ्टी और सिक्योरिटी की कमी है जो झारखंड सरकार को लानी चाहिए और इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जिससे कि लड़कियां और आगे बढ़ सकती हैं और नाम रोशन कर सकती हैं। फलक जी ने बात किया उसका मैं आप दोनों से ही, तन्वी जी और स्मिता जी, रिस्पॉन्स चाहूँगी। खासकर क्योंकि हम भी जब कॉलेजेस में या स्कूल्स में लड़कियों से बात करते हैं तो एक जो कॉमन आंसर हमें मिलता है वो होता है कि हम करना चाहते हैं लेकिन हमें फैमिली में वो कभी सपोर्ट मिला नहीं। कि प्यार बहुत मिला लेकिन जिस तरीके से लड़कों को प्रोत्साहित किया गया बाहर जाकर काम करने के लिए, उस तरीके से हमें वो प्रोत्साहन नहीं मिला। यहाँ पर अगेन बात ये आ जाती है कि सोसाइटी में वो जो हमने इनग्रेन कर दिया है, एक जब हम बच्चे को शुरू से ही बड़ा कर रहे हैं तो हमने पहले ही थोड़ा डिफरेंस उनके दिमाग में इनग्रेन कर दिया है और बच्चे बहुत कम एज से उसे नोटिस करने लग जाते हैं। क्या यहाँ पर फैमिलीज़ में और ख़ासकर एजुकेशन सिस्टम का यहाँ पर अहम रोल हो सकता है? मैं स्मिता जी आपसे शुरू करती हूँ। देखिए, एजुकेशन सिस्टम का रोल तो है ही है, क्योंकि पहली शिक्षा तो घर से ही शुरू होती है, दूसरी शिक्षा स्कूल में होती है। तो सवाल ये कि जब हम बच्चों को परवरिश करते हैं, जब बच्चे समझने लायक हो जाते हैं 3-4 साल की उम्र में, जब उनको बुनियादी चीज़ें सिखाई जाती है तो हम किस नज़रिए से उनको सिखा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कि अगर एक ही घर में 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, अगर हम उसको उसके बचपन से ही उसके दिमाग में अगर हम बीज बो रहे हैं तो स्वाभाविक है वो बीज बड़ा होते होते पनपेगा और जब वो एडोलेसेंट की एज में आएंगे तो वही उनके दिमाग में बैठा रहेगा। लेकिन इसमें जानते हैं, मुझे ये लगता है कि जो मैंने जितनी अभी स्टडीज़ की है
उसमें जब मैं रूट कॉज पे गई कि आखिर क्यों ऐसा होता है, क्यों घर की औरतें जो है बच्चों को इस तरीके से परवरिश करती है, तो ज़्यादातर लोगों से मतलब जो मेरी जो फाइंडिंग्स है उसमें ये है कि चूँकि वो अपने समय में भुक्तभोगी थी, उनके साथ वही हुआ, ठीक है, जो आज वो अपने बच्चे के साथ कर रही है। लेकिन अभी थोड़ा सा बदलाव ज़रूर आया है, अभी वो माएँ समझ रही हैं, इस चीज़ को महसूस कर रही हैं कि हमारे साथ जो हुआ हुआ, लेकिन अब वो चीज़ मेरे बच्चों के साथ में रिपीट नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारा बदलाव तो आ रहा है, लेकिन हाँ, इस बदलाव की कड़ी में लोगों की जो मतलब अगर हम उसको संख्यात्मक तरीके से देखें तो ठीक है, तो शायद वो बहुत कम प्रतिशत होगा, लेकिन बदलाव आ रहा है क्योंकि अब वो तुलना करने लगी। पहले तुलना होती थी हमारे साथ ऐसा हुआ तो हम दूसरों के साथ भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन अब ये हो रहा है कि नहीं, हमारे साथ जो हुआ हुआ, लेकिन मेरे बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। तो एक बराबरी का जो एक संदेश देना, बराबरी की एक शिक्षा देना कि ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारी बहन है, दोनों एक दूसरे के लिए हो। तो देखिए यहाँ बराबरी की चीज़ आ गई, तुम्हारे लिए भी वही फैसिलिटी है, वही मौके हैं, इसके लिए भी वही मौके हैं, तुम भी डॉक्टर बन सकती हो, ये भी डॉक्टर बनता है। अब ये तुम्हारी प्रतिभा के ऊपर है कि कौन क्या चीज़ अवील कर सकता है। बिल्कुल। तो ये बराबरी अब बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन फिर भी अगर हम शहरी और ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में अब थोड़ा ज़्यादा लोग खुल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पहले वो सुविधा नहीं थी, वो व्यवस्था नहीं थी, अभी वो सुविधा और व्यवस्था दोनों आ रही है, उनके घर पर आ रही है, तो वो उस मौके को पूरा इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल। तो ये फ़र्क तो दिख रहा है ग्रामीण क्षेत्र में हम देखें, और शहरी क्षेत्र में तो एक अलग तरीके का बदलाव आ रहा है जिसमें बच्चों के ऊपर एक बुरा असर भी पड़ रहा है, उस पर एक अलग से फिर बिल्कुल, वो एक अलग फिर चर्चा का विषय हो जाता है। तन्वी जी, जैसा उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में और शहर में भी हमें बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन एक जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम एक परिवार का उदाहरण लेते हैं और उस घर में एक बेटा और एक बेटी है, और अगर उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और उनसे सवाल किया जाए कि आप दोनों बच्चों में से किसे एजुकेट करना प्रेफर करेंगे, तो मुझे लगता है हम चारों के दिमाग में पहला जवाब यही आएगा कि वो बेटे को प्रेफर करेंगे। तो अगेन ये आप वहीं से एक वो जो इनइक्वालिटी का लाइन बन जाता है वो वहीं से बिल्ड हो जाता है ना। इसको किस तरीके से भेद हम सकते हैं, या क्या इसको पार करना मुमकिन है भी हमारे लिए अब? बिल्कुल, ये जो सोशल नॉर्म्स की जो बात है, जैसा अभी स्मिता जी ने भी कहा कि इसके लिए लंबे समय तक काम करना पड़ता है। दूसरा ये है कि छोटी उम्र से काम करना पड़ता है। आज जो पिता है वो भी कल बच्चे होंगे, और उनको जब वो पोयम सुनाई गई होगी कि मम्मी की रोटी गोल और पापा का पैसा गोल, उसी दिन से उनके अंदर में वो पर्सपेक्टिव बन गया होगा कि पैसे तो पापा को ही लाने हैं और मम्मी को रोटी बनानी है। तो ये पोएम्स हमें सबसे पहले हटाना होगा हमारे जो करिकुलम्स है वहाँ से। तो जब वो बच्चा जब पिता बनेगा तो उसकी सोच कभी ये होगी ही नहीं कि ये डिवाइड होना चाहिए। दूसरा एक जो हमारे समाज में कई साल से है वो ये है कि जो महिला है उसी को दूसरी महिला के अगेंस्ट पिच किया जाता है एक तरह से, जैसे ये महिला अच्छी नहीं है, तुम इसकी तरह मत बनो। तो इन चीज़ों से हमें बचना है, हर महिला दूसरे महिला की सपोर्टर बने और कैसे वो एक दूसरे को के लिए खड़ी हो सकती हैं, उस तरह के समाज को हमें क्रिएट करने की ज़रूरत है। और थोड़ा मैं बताना चाहूँगी कि अभी जो रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, इसमें सिनी, यूनिसेफ और जो शिक्षा विभाग है ये मिलकर इसी के लिए एक मुहिम चला रहे हैं कि ये जो रक्षाबंधन है ये सुरक्षा बंधन कैसे हो सकता है। केवल लड़कियां अपने भाइयों को राखी ना बांधे बल्कि वो आपस में एक दूसरे को राखी बांधें और एक दूसरे की सपोर्टर बने। तो ये अभियान स्तर में पूरे राज्य में किया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। यहाँ से ना एक जो और सवाल उत्पन्न होता है, जैसे हमने कहा कि आर्टिकल 14 में आप बात करें क्वालिटी की, और आर्टिकल जो 15 है उसमें कहा जाता है कि चिल्ड्रन और जो विमेन हैं उनके लिए हम अगर ज़रूरत पड़े तो स्पेशल प्रोविजन के लिए उसे रखा गया है। लेकिन अब एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर आप उन्हें आप उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं तो क्या ये जो ब्रिज है उसको हम कवर करने की जगह और बढ़ा तो नहीं दे रहे हैं? जैसा कि अगर हम दिल्ली का एग्जांपल लें जिसमें मेट्रो जो फैसिलिटीज़ है वो फीमेल्स को निःशुल्क वो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। तो अगेन वो एक क्वेश्चन आ रहा है कि अच्छा, अगर आपको ये फैसिलिटी निःशुल्क करनी थी तो आपने इसे जेंडर बेस क्यों किया,
है ना, क्योंकि जब आप ऐसे डिसीजंस लेकर आ रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये धारणा बन रही है कि दोनों, खासकर जो लोग हैं उनके दिमाग में ये धारणा बन रही है कि शायद हम पुरुषों से अलग हैं, और पुरुषों के दिमाग में ये धारणा बन रही है कि अच्छा महिलाएं हमसे अलग हैं, उन्हें इन सारे फ्रीबीज की आवश्यकता पड़ेगी तभी वो आगे निकल सकती हैं, इस सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जहाँ ये धारणा बन रही है वहाँ इक्वालिटी का जो सब्जेक्ट है वो फिर अब वो आर्नी हो जाता है हमारे लिए कि ऐसे में फिर हम इक्वालिटी कैसे अचीव करें। इस पर मैं तन्वी जी आपकी राय जानना चाहूँगी। ये एक जो अभी इक्विटी और इक्वालिटी की बात हो रही थी, तो जब तक इतने सालों से जैसे वो पिछड़े हुए हैं, अगर महिलाओं की बात करें या थर्ड जेंडर की बात करें, बेसिक सर्विसेज भी वो नहीं एक्सेस कर पाते हैं। तो और अभी जो फलक ने कहा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात, उस बात को मैं जोड़ना चाहूँगी ये मेट्रो वाली बात से। वो इसलिए, इसके पीछे की सोच ये है कि ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इसका एक्सेस बढ़े महिलाओं को, और वो सेफली कम्यूट कर पाएँ, उनका काम करना, उनका पढ़ाई करना, ये प्रोसेस फैसिलिटेट हो पाए, इसलिए इस चीज़ को लाया गया है। तो ये इक्विटी लाने के लिए किया गया है, ये इसलिए नहीं किया गया है कि जो मेन हैं वो उनको उनकी अपॉर्चुनिटीज़ हम ले लें उनसे। वो इसलिए किया गया है क्योंकि मेन को कुछ प्रिविलेजेस हैं जिस वजह से वो आगे बढ़ते गए हैं, और ये प्रिविलेजेस लड़कियों और महिलाओं को नहीं थी, तो थोड़ा उनको हमें कुछ फैसिलिटीज़ देनी होगी ताकि वो समान लेवल पे आ पाएँ। फलक, ये सवाल मैं तुमसे भी करना चाहूँगी और मैं थोड़े अलग पर्सपेक्टिव में, क्योंकि मैं तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी। जो तुमने इन्वायरमेंट अपने कॉलेज में देखा है या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ जो तुमने इन्वायरमेंट देखा है, क्या क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इक्वालिटी के लिए काम कर रहे हैं तो कहीं दूसरे जेंडर में ये धारणा ना बन जाए, कुछ नेगेटिव धारणा ना बन जाए इस चीज़ को लेके कि अच्छा ये इक्वालिटी की भी बात कर रही हैं लेकिन फिर आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी चाहिए। यहाँ पर तुमने क्या सिनेरियोस फेस किया है? जैसे कि मैंने देखा है कि बॉयज़ के मन में, जैसे कि कोई भाई बहन है, तो भाई बहन में अगर बहन अचीव कर रही है कोई सक्सेस को, तो भाई के मन में भी कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि अपने लेवल में एक अच्छी अगर परवरिश, जैसे मैडम ने कहा कि अगर अच्छी परवरिश मिलती है तो वो अच्छा ग्रोथ अच्छा सीखते हैं। बट एक जगह पे ये होता है कि पेरेंट्स को लगेगा, पेरेंट्स अच्छा दोनों को ट्रीटमेंट करें, बेटे को भी और बेटी को भी। बट समटाइम ऐसा लगता है लड़के को कि मेरी बहन मेरे से आगे निकल रही, कहीं ना कहीं घर से और फिर बाहर के माहौल में अगर देखिएगा तो लड़कियां जैसे आगे बढ़ती हैं, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में भी लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़के ये कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जगह पर दखल अंदाजी होती है, तो उस जगह पे क्या होता है, लड़कियां पीछे हटने लगती हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं क्योंकि उनका ना ही फैमिली सपोर्ट है ना ही सोसाइटी सपोर्ट है। उनके फैमिली और सोसाइटी ही तो मेन पिलर होते हैं आगे ग्रोथ के लिए, किसी भी वेमेन के लिए एक ये दोनों स्ट्रॉन्ग पिलर होते हैं। तो इनको समझना चाहिए कि महिलाएं पुरुष एक ही समान है, मतलब कि आप लोग इक्वालिटी की, जैसे हम लोग बात की है, मैडम ने जैसे कहा इक्विटी के बारे में, तो एक महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक सोसाइटी का सपोर्ट, एक अपने जो सराउंडिंग्स है उसमें पॉजिटिव वाइब्स होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वेमेंस अपना फुल देती हैं, वो लोग दिन रात, ऐसा नहीं कि पुरुष से अलग काम करती हैं, वो एक्स्ट्रा वर्क करती हैं, फैमिली को देखती हैं, फ्रेंड्स के अलावा सबको की खुशी के लिए काम करती हैं। तो महिलाएं में एक शक्ति, एक सहनशीलता है, जो हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं उसमें महिलाओं का बहुत योगदान है। तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग पिलर के रूप में महिलाएं सामने आती है तो उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एक बैकबोन तो वो अपना खड़ा करती हैं और वो एक स्ट्रॉन्ग पिलर दिखती हैं। बट एक सराउंडिंग पॉजिटिव आएगी और एक पॉजिटिविटी के साथ वो काम करेंगी, उसके लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसमें जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो एक होता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन, है ना, सारे सेक्टर्स में विमेन का रिप्रेजेंटेशन क्या है, और एक होता है कि प्रोवाइडिंग दी अपॉर्चुनिटीज़, कि आप उन्हें मौका दे रहे हैं कि नहीं। रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि कई बार ये भी सवाल उठता है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर महिलाओं ने ज़्यादा दिलचस्पी इसलिए भी नहीं दिखाई है क्योंकि उनका इंटरेस्ट वो रहा नहीं है ना। जैसे अगर हम नर्सिंग की बात करें तो यहाँ पे फीमेल्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहा है और मुझे लगता है कि कहीं इंटरेस्ट भी रहता है ना। तो यहाँ पर कई बार सवाल हो जाता है कि इन्हें हर जगह रिप्रेजेंटेशन चाहिए, लेकिन रिप्रेजेंटेशन और अपॉर्चुनिटी दो अलग चीज़ हो गई हैं। यहाँ सवाल ये है कि रिप्रेजेंटेशन तो बात की बात है, हमें पहले अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है ना। तो इसमें हम डिफरेंस कैसे समझें, और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है या रिप्रेजेंटेशन? देखिए, रिप्रेजेंटेशन जब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन देखिए एक बड़े ग्रुप का आप
जो है प्रतिनिधित्व कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, वो कोई भी बड़ा ग्रुप हो सकता है, एंटरप्रेन्योर का ग्रुप हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी का ग्रुप हो सकता है, तो उसने आपको नॉमिनेट कर दिया कि ये हमारी तरफ से रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव हो गया। अब उसमें है कि उसकी इच्छा है नहीं इच्छा है, वो अलग मायने हैं कि अगर मान लीजिए कि उनके जो ग्रुप है वो उनको इन्फोर्स कर रही है कि नहीं आपको रिप्रेजेंट करना है, तो वो वहाँ पे ना वो उसको रिफ्यूज़ कर सकती है क्योंकि उसी ग्रुप के अंदर उसको रहना है। रही अपॉर्चुनिटी का, अपॉर्चुनिटी जो होती है वो उसके वेलबींग के लिए होता है और वो डिसाइड करती है कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सही है या नहीं। बिल्कुल। वो डिसाइडिंग फैक्टर वो महिला है, लड़की है, लड़का है, वो पुरुष है। ठीक है, उसमें कोई ऊपर से दबाव नहीं होता है, कोई प्रेशर नहीं होता है। हाँ। तो वो अपॉर्चुनिटी वो अपने हिसाब से कि इस अपॉर्चुनिटी को अगर हम ले रहे हैं तो हमें क्या इससे फ़ायदा होगा। फ़ायदा इन द सेंस कि मेरे फ्यूचर में, मेरी पर्सनालिटी में, पूरी लाइफस्टाइल में कहाँ पे हमें लगता है कि इससे हमें फ़ायदा होना है। ठीक है, चाहे वो मॉनेटरी गेन हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी को लेकर हो या स्किल को लेकर हो, तो ये दोनों बेसिक फ़र्क है। अपॉर्चुनिटी हमेशा इंडिविजुअल पे होता है कि वो अपॉर्चुनिटी हमें ग्रैब करना है, हमें लेना है क्योंकि हम उसको डिजर्व कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन रिप्रेजेंटेशन में कि वो आपके ऊपर नहीं है, वो ग्रुप है, जो जिस ग्रुप में आप रह रहे हो वो ग्रुप डिसाइड करता है कि आप रिप्रेजेंट करोगे या दूसरा व्यक्ति रिप्रेजेंट करेगा। और एक जो अभी थोड़ा ये फैशन सा चल गया है चलन कि क्योंकि हम फीमेल्स को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, तो कई बार इंटेंशन वो नहीं होती है ना, इंटेंशन आपकी नहीं होती है कि आप उनके हित में काम करो, आपको बस एज अ फेस उनको प्रेजेंट करना है कि हाँ ठीक है हमारा ऑर्गेनाइजेशन है तो हमने इतनी फीमेल्स भी रखे हैं। अगर हम कुछ पैनल्स कर रहे हैं तो ठीक है मेल्स है लेकिन हमने 2 फीमेल्स को भी रखा है इस डिस्कशन में, तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, हम कहीं ना कहीं उससे भटक जाते हैं, है ना। नहीं देखिए, जब हम दूसरी चीज़ है कि जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो उसमें ये भी हमें देखना है कि आपने उनको कितना पावर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। डिसीजन लेने में हाँ। कितना पावर दिया, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आपने एज अ सिंबल उसको उनको यूज रख कर दिया, रहे हैं। हाँ। तो यूज करना, देखिए जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो ये जो शब्द यूज है ना, ये बहुत खतरनाक है। तो जो भी हम, ये हर व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि कहीं कोई हमें यूज तो नहीं कर रहा है, हमें कितना पावर मिला, हमें हम कितना दूर तक, कितने दूर तक डिसीजन ले सकते हैं, कितने दूर तक हम वहाँ पे सही मायने में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब अपॉर्चुनिटी की बात होती है तो वहाँ तो हमारा अपना डिसीजन है, बिल्कुल। हम एम्पावर हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए कि हमें वो करना है या नहीं करना है। अब मैं एक्चुअली आप तीनों से ही मैं एक एक एक्सपीरियंस आपका जानना चाहूँगी, क्योंकि महिला समानता दिवस को लेकर हमने ये चर्चा रखी है कि कोई ऐसा मौका रहा जहाँ पर, और मैं दोनों सिचुएशन चाहूँगी जहाँ पर आपने फेस किया कि क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी मुझ तक नहीं आया, मैं फ़ीमेल थी, या फिर एक ऐसा कोई आपका लाइफ का एक्सपीरियंस जहाँ पर आपको लगा कि मैंने सोचा था कि क्योंकि मैं महिला हूँ तो शायद मुझे इनइक्वालिटी फेस करना पड़े, लेकिन वैसा कुछ रहा नहीं, ठीक है, मुझे वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला। आप ही से मैं शुरुआत करती हूँ। नहीं देखिए, मैंने तो बहुत फेस किया है, ठीक है, बीइंग अ वुमेन, पूरा प्रेशराइज करना, फिर वो पूरा अल्टीमेटम एक डिसीजन देना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको करना है, ठीक है, अगर आप नहीं करोगे तो ये रिजल्ट हो सकता है। तो वो तो मैंने फेस किया है लास्ट 10-12 ईयर्स से, बहुत ज़बरदस्त फेस किया है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम उसको कितना किस नज़र से देख रहे हैं और किस नज़र से एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमने एक्सेप्ट नहीं किया, बिल्कुल कभी एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो हमारा एक पर्सनालिटी था, आप जो भी कह लो, कि नहीं वो चीज़ है, हम चूँकि मैं जिस जगह पे हूँ मुझे पावर है, तो मैं आपके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो कॉम्प्रोमाइजिंग करने का जो स्किल है, वो भी महिलाओं को आना चाहिए कि हम किस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ और कहाँ नहीं करेंगे। ये बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए, किसी भी स्थिति में हमारा कोई नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए। तन्वी जी आप बताएं। पर्सनल एक्सपीरियंस में तो जैसे छोटे में हम लोग बिहार में रहते थे एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन समुदाय में रैम्पेंट रहता है, लेकिन इसकी वजह से जो पेरेंट्स थे मेरे, उनका काफ़ी ये सोच था कि नहीं हमारी बेटियों को कुछ बनना है, कुछ करना है। तो वो एक तरह से नेगेटिव था, लेकिन वो पॉजिटिव में बदला बिकॉज पेरेंट्स ने देखा कि हमारे बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं और उनको हमें ये दिलाना है। और हमने जब पढ़ाई की तो एक सपोर्ट हमको मिलता गया, चाहे वो इन लॉज से हो, चाहे हस्बैंड से हो। तो ये नेगेटिव्स को पॉजिटिव्स में हम खुद बदल सकते हैं, तो यही है। फलक
तुम अगर कोई एक्सपीरियंस साझा करो। मेरी एक्सपीरियंस ये रही है कि जैसा कि मैं बचपन से बड़ी हुई हूँ, तो मेरा एक बचपन से ही सोशल इंटरेस्ट रहा था। मतलब कि मैं हमेशा, अब 2016 की बात है कि अपने स्कूल में मॉनिटर रहती थी, उसके बाद मैं हेड गर्ल बनी। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा इंटरेस्ट डेवलप करते गया। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं MBBS करूँ, मेडिकल फील्ड में जाऊँ, तो मैंने कहा नहीं, मैं ग्रेजुएशन करूँगी। जैसे कॉलेज में आई तो स्टूडेंट्स यूनियन में इलेक्शन जीत गई, तो डेली मतलब कि सक्सेस बढ़ते जा रही थी और सोशल एक्टिविटी में मेरा इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा था। तो कहीं ना कहीं परिस्थिति ऐसी भी रहती थी कि जिसमें पेरेंट्स या कोई भी पीछे से ये आता था कि मैं इस पे आगे ना जाऊँ, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। बट आज मुझे एक मुकाम मिला, एक नाम मिला है और इतना बड़ा सम्मान मिला है कि मैं सोशल एक्टिविटी में प्रेसिडेंट अवार्ड मुझे मिला। तो ये एक सक्सेस के पीछे मेरा इंटरेस्ट था, पर्सनल इंटरेस्ट था। तो आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट के साथ में बहुत सारी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, दिन रात एक करके मेहनत करना पड़ता है, तभी आपको कामयाबी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। स्मिता जी, तन्वी जी, फलक जी, आप तीनों ही हमारे साथ चर्चा पे जुड़ी और अपने अपने एक्सपीरियंस भी साझा किए और उसके साथ साथ कई ऐसी विषय हैं जिस पर जल्दी बात नहीं होती, उस पर भी आपने अपने व्यूज़ दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा के ज़रिए हमारा ये भी प्रयास था कि हम लोगों, खासकर दर्शकों में समझ बिठाई जा सके कि जब हम देश के विकास की बात करते हैं तो ये विकास तब तक संभव नहीं है जब तक दोनों ही जेंडर, मेल्स और फीमेल्स, साथ मिलकर देश की प्रगति के लिए काम ना करें। एक बार फिर से हम सारे दर्शकों को महिला समानता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि अपने घरों में या फिर अपने ऑफिस में अगर आपने कभी ये नोटिस किया है कि किसी ऐसे इंसिडेंट में महिलाओं के साथ ऐसी कोई घटना घटी है जहाँ पर अगर आप अपना वॉइस उठाते तो ये इनइक्वालिटी नहीं होती, तो ज़रूर अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये हमारा देश है और किस तरीके से हम सही जगह पर बोल रहे हैं वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। आगे को जाकर फिर हम देश को किस तरीके से देख सकते हैं। इसके साथ अब हमें दीजिए इजाज़त, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।